Hello everyone, a very good evening. This is Sudhanshu Bharti, and we are going to discuss a very important topic today is Hardy-Weinberg equilibrium. उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्सक्लूसिवली IIT JAM के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर IIT JAM इन लाइफ साइंसेज डिवीज़न और बायोलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी बट ऑल्सो फॉर various other postgraduate entrance examinations in life sciences division. इसके अलावा ये गेट एंड CSIR नेट के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंस के हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं एंड आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, जनरली ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं बट ये जेनेटिक्स से भी रिलेटेड होता है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा। इससे पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को, कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लासेस हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज चलते रहते हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, और फ्री लाइव क्लासेस भी चलते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी यूट्यूब फ्री लाइव में आपसे रूबरू हूँ। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर any subscription at Unacademy platform, not only limited to IIT JAM, then you can use my referral code SB001 and enjoy a 10% instant discount. चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे इससे पहले फिर से बता दूं कि ये IIT अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे IIT JAM के लिए खास करके जो वेरियस कोर्सेज और मौजूद हैं उनके लिए रेट आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने या फिर 24 महीने का भी कोर्स ले सकते हैं और वेरी मिनिमल अमाउंट पे ले सकते हैं। जो भी आपका जो इसमें फ़ी है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जा सकता है जब आप ये मेरा रेफरल कोड SB001 अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम? तो ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, हार्डी-विनबर्ग साहब ने ये दिया था। हार्डी साहब जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, एंड विनबर्ग साहब जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ये दोनों ने इंडिपेंडेंटली 1908 में ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम के बारे में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। बट फर्स्ट बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही कम समय में। उससे पहले हम आपसे ये एक डिस्कस करना चाहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में, इन टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, वी स्टडीज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तो आप वाकिफ होंगे ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम से। ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी प्लस मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है ओपन सिस्टम में, राइट। लेकिन अगर क्लोज्ड सिस्टम है तो उस केस में सिर्फ एनर्जी का लेन देन होगा, मैटर का नहीं होगा। और अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस केस में ना तो एनर्जी का लेन देन होगा, इंटरैक्शन होगा, ना ही मैटर का इंटरैक्शन। ना तो ओपन सिस्टम, यही चीज़ को ओपन और क्लोज सिस्टम, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम बट ओपन और क्लोज सिस्टम को ओपन और क्लोज पॉपुलेशन सिस्टम के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ओपन, अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे ना, तो इसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज की जगह हम इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन की बात कर सकते हैं कि कुछ पॉपुलेशन में फ्रीली दूसरे जगह से
ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं या फिर अपने पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिजम्स बाहर की ओर जा रहे हैं, एमिग्रेट कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं। और ये एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन एंड टोटल जो पॉपुलेशन का जो इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में बहुत डिटेल से हमने इवोल्यूशन के क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, राइट। तो ओपन पॉपुलेशन में अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ मूविंग इन एंड आउट होते रहता है पॉपुलेशन का, कि कुछ ऑर्गेनिज्म, ये सपोज पॉपुलेशन है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स बाहर चले गए या कुछ ऑर्गेनिजम्स बाहर से अंदर आ गए। ये सब क्या करेगा कि चेंज इन पॉपुलेशन डायनेमिक्स को ये चेंज करेगा, चाहे वो पॉपुलेशन का नंबर हो, उसके अंदर का जीन पूल हो, या फिर उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट हो, उन सबको ये चेंज करेगा, राइट। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन भी। और जनरली हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे देखते हैं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, क्लियर। तो ये हो गया मेरा ओपन पॉपुलेशन सिस्टम। बट उसके परे हम लोग देखते हैं क्लोज्ड पॉपुलेशन की बात करें, जो किसी एक आइलैंड में निहित है, तो वहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं ये क्लोज्ड पॉपुलेशन है, इसमें बस एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, मैटर का नहीं, क्लोज्ड में। यानी कि कोई भी बाहर से ये एमिग्रेशन बाहर की ओर या फिर इमिग्रेशन अंदर की ओर नहीं होगा इसमें, राइट। ओनली जो चेंजेस होंगे ना, वो उसके अंदर जो बर्थ एंड डेथ होंगे उसके कारण होंगे। यानी कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो बर्थ माइनस डेथ से हम लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये पॉपुलेशन क्लोज्ड है, इसमें बाहर से कोई जीन ऑर्गेनिजम्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए नया जीन कोई नहीं आ रहा है, या फिर अंदर से जीन कोई ड्रिफ्ट करके बाहर नहीं जा रहा है, तो वैसे पॉपुलेशन का जो जीन पूल होगा ना, कांस्टेंट होगा लंबे समय तक, क्लियर। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स चेंज कर रहे हैं। बट चूंकि बाहर से कोई नहीं आ रहा है, ना अंदर से कोई बाहर जा रहा है, तो उसका जो इन्वायरमेंट भी होगा वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे तो वो क्या करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं कि इंड्यूस करेंगे वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को कि वो इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण वो सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन प्रेशर उस पर आए और वो अपने आप को चेंज करे और उसमें स्पेशिएशन हो, नए पॉपुलेशन का उद्भव हो, नए स्पीसीज़ का उद्भव हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्लोज्ड पॉपुलेशन में आपका पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो हम ये दो चीज़ें, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमने ये दो चीज़ों की चर्चा क्यों की, ओपन पॉपुलेशन एंड क्लोज्ड पॉपुलेशन। ओपन पॉपुलेशन जिसमें कि चेंजेस होंगे, किस चीज़ के चेंजेस होंगे, तो उसमें स्पेशिएशन के चांसेस हो सकते हैं, उसमें एमिग्रेशन, इमिग्रेशन के कारण जीन पूल में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड पॉपुलेशन वो हुआ जिसमें कि सिर्फ बर्थ और डेथ के अलावा और कोई चेंजेस नहीं होगा, उसके इन्वायरमेंट कांस्टेंट होंगे, उसमें लॉन्ग टाइम से कोई चेंजेस नहीं आया हो। तो ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, ये इसी पॉपुलेशन के लिए है, माइंड इट, ओपन पॉपुलेशन के लिए नहीं, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज फॉर क्लोज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये आप दो तरीके से, ये क्लोज्ड पॉपुलेशन आप डिफाइन दो तरीके से करना है। क्लोज्ड पॉपुलेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जिसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं हो। तो चेंजेस बिल्कुल नहीं हो तो हमारे पास पॉपुलेशन एक ये हो सकता है कि बहुत कम हो, ठीक है, और एक ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राइट, बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि अगर इसमें माइनर सा भी चेंज, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो माइनर सा भी चेंज होगा ना, तो वो पूरे पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन वेरी 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 लार्ज है और जेनेटिक चेंजेस जैसे म्यूटेशन के कारण चेंजेस हो रहे हैं, तो वो अगर इसमें हो रहे हैं तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में वो क्या होंगे, ना के बराबर होंगे, तो उससे पॉपुलेशन का इफेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लोज्ड पॉपुलेशन से मतलब दो तरह के पॉपुलेशन से है, ये क्लियर हो जाइए। एक स्मॉल पॉपुलेशन और दूसरा ओपन लार्ज पॉपुलेशन। अगर स्मॉल पॉपुलेशन है, इट शुड बी टोटली क्लोज्ड, मतलब सराउंडिंग से बिल्कुल अनअफेक्टेड होना चाहिए। मतलब कि पॉपुलेशन पे अफेक्ट करने वाले जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे, उन सबको उस पे इम्प्लीमेंट होने से रोकना होगा, इसमें स्मॉल पॉपुलेशन में। बट इफ द पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लार्ज,
तब हमको कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर चेंजेस कुछ आ रहे हैं जेनेटिक लेवल पे, तो दैट वेरी चेंजेस आर वेरी 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 माइन्यूट देन टोटल होल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, राइट। तो वो भी पॉपुलेशन को हम लोग क्लोज्ड पॉपुलेशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके भी डायनेमिक्स कांस्टेंट रहेंगे। स्मॉल पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे कि जो भी इसको पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उसको उससे आइसोलेट करके रखेंगे ताकि उस पर असर ना हो, यानी कि पॉपुलेशन शुड बी कांस्टेंट, पॉपुलेशन डायनेमिक शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में क्लोज्ड और ओपन पॉपुलेशन क्यों पढ़े हमको पता चल गया, क्योंकि हमको इस इक्वेशन को लागू करने के लिए क्लोज्ड पॉपुलेशन चाहिए। अगर हम पॉपुलेशन ओपन कर देते हैं तो ये इक्वेशन कभी भी लागू नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया मेरा ओपन क्लोज पॉपुलेशन की बात। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे इस पे कि ये है क्या, तो इसको दूसरे अर्थ में हम लोग ओपन पॉपुलेशन को लिख सकते हैं कि ओपन पॉपुलेशन अकर व्हेन द टोटल पॉपुलेशन इज डायनेमिक, राइट। हमने जहाँ बताया कि डायनेमिक कांस्टेंट होने चाहिए, डायनेमिक सिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्लोज्ड होगा। विद न्यू मेंबर्स लिविंग एंड बीइंग एडेड ओवर टाइम, लिविंग, एमिग्रेशन, being added, immigration, right। closed population किसको बोलेंगे? closed populations occur when the members of population are fixed and no new members are added or lost from the group except through birth and death। सिर्फ birth and death होगा, वो भी अंदर में ही, population के अंदर में, that is called closed population। तो हमने बताया। and in population genetics, ये एक तरीके से हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन या प्रिंसिपल को आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोल सकते हो। द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं, मॉडल के नाम से जानते हैं, हार्डी-विनबर्ग थ्योरम के नाम से जानते हैं, या फिर हार्डी-विनबर्ग लॉ के भी नाम से जानते हैं। एंड इट स्टेट्स दैट एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट from generation to generation in the absence of other evolutionary influences। ये जो other evolutionary influences या factors हैं उसके absence में एलील या जीन की फ्रीक्वेंसी will remain constant। क्या बोल रहे हैं? किनके द्वारा? हार्डी-विनबर्ग साहब का ये बोला गया है, राइट। नाउ जो इवोल्यूशनरी जो इन्फ्लुएंसेस होंगे, यानी कि एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशनरी, याद रखिएगा, in the absence of other evolutionary influences, ये सब नहीं होने चाहिए। अब ये influences क्या हैं? Mind it, my dear students, ये जो evolutionary influences है ना, ये हम लोग जनरली सारे बुक में आपको 5 मिलेंगे, ठीक है, जो इसमें से इसी में से 5 हैं। लेकिन हम इन इतने सारे इन्फ्लुएंसेस को देखते हैं कि ये सारे के सारे इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस नहीं इम्प्लीमेंट होने चाहिए पॉपुलेशन पे, तभी वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जितने सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं ना, इन सबको लागू नहीं होना है, यानी कि इनको अकर होने से रोकना है। क्या क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन बॉटलनेक नहीं होना चाहिए, फाउंडर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन, मेट चॉइस, असॉर्टेटिव मेटिंग, सेक्सुअल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन फ्लो, मियोटिक ड्राइव, जेनेटिक हिच हाइकिंग, माइंड इट, हिच हाइकिंग एंड इनब्रीडिंग, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ब्रेक करता है, जो कि उसको हैम्पर करता है। अगर ये इसमें से कोई एक या मल्टीपल फैक्टर्स अगर पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट होते हैं या इनका इन्फ्लुएंस होता है, तो वहाँ हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो नहीं करेंगे उस पॉपुलेशन के लिए। क्लियर? अब हमको करना क्या है? बहुत सिंपल सा चीज़ है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नथिंग, कुछ नहीं है, बस एक इक्वेशन है, उस पे हमको फॉर्मूला है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, उस पे हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने हैं, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन हमको सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि यही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानना है, और ये इसी के आड़ में हमको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानकारी ले लेनी है, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं।
ठीक, तो एक एक फैक्टर को जल्दी जल्दी जरा पढ़ लें। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट? आप पढ़े होंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन विच allele frequencies of a population change over generations due to chance। ठीक है, ड्रिफ्ट वर्ड ही है, रैंडम चेंजेस, अचानक से सडन चेंज को ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन लेवल पे चेंजेस आ गए, कुछ सर्टेन जीन्स सेग्रीगेट होकर टूट गए, टूट करके अगर या डीएनए का सेगमेंट ही टूट गया, कहीं दूसरी जगह चला गया या वहाँ से डिलीट हो गया सेगमेंट ही, तो वहाँ पे जीन की या एलील की फ्रीक्वेंसी ही पॉपुलेशन में चेंज हो जाएगी ओवर जनरेशन ड्यू टू चांस। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम अलील्स इंक्लूडिंग बेनिफिशियल वंस। मैंने कहा कि डिलीशन हो रहा है या सेगमेंट टूट के चले जा रहे हैं, तो उसके साथ अगर उसी सेगमेंट पे बेनिफिशियल जीन्स होंगे वो भी चले गए। एंड द फिक्सेशन और राइज टू 100% फ्रीक्वेंसीज ऑफ अदर एलील्स, या फिर कुछ नया एलील आ गया पॉपुलेशन में, राइट। तो अल्टीमेटली ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कर रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ये कर रहा है कि कुछ सडन एक सेगमेंट है जीन का से डीएनए का, वो टूट के या तो चला जा रहा है या दूसरे पॉपुलेशन से एक नया डीएनए का सेगमेंट टूट करके अंदर आ जा रहा है। तो ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का केस हो गया। ये जीन लेवल पे चेंजेस लाएंगे, जीन लेवल पे चेंजेस लाएंगे तो फिर जीन पूल चेंज होगा पॉपुलेशन का, और वहां पे हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन लागू नहीं करेंगे। Alleles are just the different versions of same gene, as we know, located on the same locus of a chromosome, and allele frequency refers to how common an allele is in a population. Okay, allele frequency क्या रिफर करता है कि how common an allele is in a population। ये वेरी कॉमन टर्म में आप क्या पढ़ोगे, देखिए कि एक एलील उस पॉपुलेशन में कितना बार आकर कर रहा है, राइट। हम सिंपल सा अगर बात करें कि मेरा ए एक जीन है, बी एक जीन है, तो ए बी सी बी ए डी ये है। तो अगर हम पूछें कि ये पॉपुलेशन में सपोज करो ये सारे जीन्स हैं, एक पॉपुलेशन का ये सर्टेन जीन्स हैं, तो पूछें कि ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस जीन की है, तो आप देखो कि एक 1 2 एंड 3 टाइम्स है, जबकि बी 1 2 3 एंड 4 टाइम्स है, सी 3 टाइम्स है। यानी कि सबसे ज़्यादा एलील की फ्रीक्वेंसी इस पॉपुलेशन में किसकी होगी? बी की। उससे कम क्या हो किसका होगा? ए एंड सी की। और सबसे कम एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जिन फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो डी की। ठीक है, तो एलील फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आया क्या है? सिंपली कि किसी जीन, कोई जीन कितना बार उस जीन पूल में रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, राइट। फाउंडर इफेक्ट बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। फाउंडर इफेक्ट आप एक फिगर से देख सकते हो। हम पहले एक फिगर को देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ये? जेनेटिक फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है, दोनों क्या है? एक दूसरे का आउटकम है। मतलब इनफैक्ट बॉटल नेक इफेक्ट के कारण फाउंडर इफेक्ट होगा। ठीक है, कैसे? ये आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन है, राइट। ये ए ओरिजिनल पॉपुलेशन है, कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ब्लू जेनेटिक मेंबर्स। इसमें आप देख सकते हो रेड और ब्लू, ये रेड है, ब्लू जेनेटिक मेंबर्स हैं। बॉटलनेक इवेंट इन विच द पॉपुलेशन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। देखिए बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब क्या है? ये हम एक परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बात करते हैं कि हम लोग पढ़ते भी हैं कि एक बैग में 5 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स हैं, क्या चांसेस हैं कि एक बार हाथ डाले तो मेरे हाथ में ऑरेंजेस ही आएंगे या एप्पल ही आएंगे। ठीक है, तो ये चांस फैक्टर है, राइट। उसी तरीके से किसी कारणवश ये एक पॉपुलेशन बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आप ये बोलो कि बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कंड्यूसिव है। अचानक से ये कुछ जगहों पर, इस जगह पे आप समझिए कि इन्वायरमेंटल कंडीशन डिग्रेड किए और नैरो हुआ चीज़ें, और यहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स एस्केप आउट हो गए, कहीं दूसरे जगह चले गए। क्यों?
यहाँ पे जो सिचुएशन था इस जगह पे वो कंड्यूसिव नहीं था, इसलिए यहाँ से माइग्रेट कर गए। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है ना, वेरी नैरो रेंज से हो रहा है, बहुत नैरो रेंज से, और इस चांस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई आगे आया कौन, रेड वाला आया जीन फ्रीक्वेंसी वाला ऑर्गेनिज्म या ब्लू वाला आया। तो अगर रेड वाला फ्रीक्वेंसी वाला अगर रेड जेनेटिक मेंबर्स आए, वो किसी जगह पे जा करके और थ्राइव किए, नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में जाके थ्राइव किए, ठीक है। तो अगर वो इन्वायरमेंटल कंडीशन उसको कम्प्लीमेंट करता है, उसको बढ़ावा देता है, देन वहाँ बहुत अच्छे से वो थ्राइव करेंगे, अपने पॉपुलेशन को ग्रो करेंगे और एक नए स्पीसीज का उद्भव होगा वहाँ पे। तो जो इंडिविजुअल शुरू में गए और वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश किए, दे आर नोन एज फाउंडर पॉपुलेशन या फाउंडर स्पीसीज बोलिए, और उसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडिंग पॉपुलेशन जो है वो पूरे स्पीसीज, नए स्पीसीज को जन्म देगा और वो वहाँ बहुत अच्छे से थ्राइव करेगा। जो यहाँ से बहुत ही कम रेंज से जो एस्केप हो रहे हैं, पॉपुलेशन जो एस्केप हुए, इसी को बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, राइट। हमको ये सिंपली क्या करना था कि ये मेरा बॉटल है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बॉल्स हैं, तो बहुत सारे बॉल्स हैं, रेड ब्लू ये सब के सब बॉल्स हैं। तो ये चांस पे डिपेंड करता है कि इससे बॉल, एक जो बॉल है एक बार में कौन आ रहा है, ब्लू आ रहा है या रेड आ रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, यानी कि नए जगह पे जो थ्राइव करने जा रहे हैं, ये नए जगह पे जो थ्राइव करने जा रहे हैं ये क्या हुआ कि वेरी नैरो रेंज से वो एस्केप किए, इसी नैरो रेंज को बोलते हैं बॉटल नेक। और जो बॉटल नेक के इफेक्ट के कारण जो पॉपुलेशन, जो ऑर्गेनिज्म बाहर निकला जिस पॉपुलेशन का, वो ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ अच्छे से थ्राइव करके स्पीसीज में ग्रो कर रहा है, देन इट इज नोन एज फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को बोलेंगे बॉटल नेक इफेक्ट, जबकि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट, और ये हो गया आपका बॉटल नेक इफेक्ट, राइट, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ कि ओनली अ फ्यू रेड इंडिविजुअल सर्वाइव टू पास देयर रिड्यूस्ड नंबर ऑफ जीन्स टू द न्यू रेड पॉपुलेशन, सिर्फ फ्यू ही, ठीक है। तो होपफुली आपको फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट इस फिगर से समझ में आया। इसके बारे में हम और अभी अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका ये है कि आप जरा देख लें कि फाउंडर इफेक्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट that occurs when a small number of individuals representing a fraction of the gene pool establish or found in a new colony, and only certain alleles or genes of the original population are passed on to the next generation, ठीक है, only certain। The founding colony does not have the genetic viability of the main population, and the frequency of certain trait may increase greatly by genetic drift। देखिए आप इस लाइन का मर्म समझिए कि द फाउंडिंग कॉलोनी, ये जो फाउंड, फिर से इसको हम डिलीट करते हैं पहले, हाँ, ये जो फाउंडिंग कॉलोनी है, यहाँ पे क्या बता रहा है, द फाउंडिंग कॉलोनी डज नॉट हैव द जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ द मेन पॉपुलेशन। आपके मेन पॉपुलेशन में ब्लू एंड रेड दोनों जेनेटिक, तरह के जेनेटिक मेकअप वाले मेंबर्स हैं, लेकिन जो फाउंडिंग पॉपुलेशन आप देख रहे हो ना, सिर्फ एक ही तरह के जेनेटिक मेकअप वाले मेंबर हैं यहाँ पे राइट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह का वेरिएबिलिटी तो नहीं है, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा हैं, किसमें, फाउंडिंग जो पेरेंट पॉपुलेशन है, लेकिन जो फाउंडिंग पॉपुलेशन में वेरिएशंस क्या हैं, बहुत ही न के बराबर है, सिंगल जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें मिल रहे हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन ट्रेट्स मे इंक्रीज ग्रेटली बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट कंपेयर्ड विद द मच लार्जर एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन बॉटलनेक या बॉटलनेक इफेक्ट तो हमने समझा दिया। बॉटलनेक का मतलब क्या हुआ था, ये आप एक
बहुत ही सिंपल सा ये ग्राफ से समझ सकते हो। ये जो मेरा शुरू में था, ये मेरा क्या था, पेरेंट पॉपुलेशन था। पेरेंट पॉपुलेशन में अचानक से ड्रास्टिक चेंज आया, एक इसमें से एस्केप कर गया और फिर दूसरी जगह ये थ्राइव कर रहा है। यानी कि अगर शुरू में पॉपुलेशन का नंबर लें, इसको तुलना करें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद ये अचानक से डिक्रीज़ किया, ये 1, फिर ये 2 एंड ये 3rd, यानी कि अचानक ये कुछ दिन देर कांस्टेंट रहा, अचानक से डिक्रीज़ किया। और अगर वो सराउंडिंग अगर उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, तब ये धीरे-धीरे फिर इंक्रीज़ करेंगे, राइट? तो इसी तरह का ये हमने ग्राफ दिया है, देखिए। ये पॉपुलेशन साइज़ था शुरू का और ये मज़े से ग्रो कर रहा है। जैसे ही बॉटलनेक इवेंट हुआ, ड्रास्टिकली बॉटलनेक इवेंट में, यानी कि टाइम के साथ पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, काफ़ी डिक्रीज़ कर गया, ठीक है? नाउ अगर कंडीशन इसको, ये फाउंडर पॉपुलेशन हो गया, माइंड इट, ये क्या है, फाउंडर पॉपुलेशन। अगर सेम सराउंडिंग कंडीशन इसको फेवर करेगा, देन इट विल बी रिकवर्ड, यहाँ रिकवरी होंगे। और अगर फाउंडिंग पॉपुलेशन अगर यहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवर नहीं किया, देन इट विल डाई आउट और बोलेंगे कि ये एक्सटिंक्ट हो गया। क्लियर? होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नाउ ये पॉपुलेशन बॉटलनेक क्या है, इसी चीज़ को हमने जो यहाँ पे अभी समझाया उसको देख लीजिए। पॉपुलेशन बॉटलनेक और जेनेटिक बॉटलनेक इज अ शार्प रिडक्शन इन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। आप देख रहे हो ना, शार्प रिडक्शन यहाँ हो रहा है, राइट? ड्यू टू environmental events such as famine, earthquake, floods, fires, disease and other drought or human activities such as genocide and human population planning के कारण ये आपका bottleneck आया, right? Now such events can reduce the variation in the gene pool। हमने कहा पीछे भी फिगर में फिर से देखिए कि यहाँ पे वाइड वेरिएशंस थे, यहाँ पे सिंगल वेरिएशन वाले जीन पूल मिल रहे हैं आपको फाउंडर पॉपुलेशन में, फाउंडर इफेक्ट के कारण। नाउ such events can reduce the variation in the gene pool of a population. Thereafter, a smaller population with a small genetic diversity remains to pass on genes to future generations। ठीक है, यानी कि वेरिएशंस नहीं है जीन पूल में, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी है। तो कम ही जेनेटिक डाइवर्स वाले पॉपुलेशन मिलेंगे ना, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, यानी कि उसके जीन पूल में जो फाउंडर इफेक्ट के बाद जो पॉपुलेशन हमको मिलेंगे, उसके जीन पूल में डाइवर्सिटी बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है? द जेनेटिक ड्रिफ्ट caused by a population bottleneck can change the proportional random distribution of alleles and even lead to loss of alleles. The chances of inbreeding and genetic homogeneity can increase, possibly leading to inbreeding depression। अब ये inbreeding और inbreeding depression के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों को ये देखना है ना, हम क्या इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स देख रहे हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, राइट? तो उसमें से एक यहाँ भी आया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण। तो जिस पॉपुलेशन में वेरिएशंस नहीं होंगे, उसी में इनब्रीडिंग डिप्रेशंस आते हैं। इसके बारे में सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे। सो स्मॉलर पॉपुलेशन साइज कैन ऑल्सो कॉज डिलेटेरियस म्यूटेशंस टू एक्यूमुलेट ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आप पढ़े होंगे। बार बार इनब्रीडिंग करने से ना, जो लेथल या फिर कोई काम के जो नहीं है वो रेसेसिव कैरेक्टर, वो भी होमोजाइगस कंडीशन में आकर के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और फालतू के प्रोटीन बनाएंगे जो हमारे काम के नहीं हैं, इवन हमारे शरीर को और डीस्टेबिलाइज करेंगे। एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज दैट्स वेरी इवेंट कम्स अंडर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट? चलिए, population bottleneck. Next is the founder effect. In population genetics, the founder effect is the loss of genetic variation that occurs when a new population is established by a very small number of individuals from a larger population। ये हमने बताया। फिर से अगेन यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू और रेड कलर के हैं, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन फाउंडर इफेक्ट में, बॉटलनेक इफेक्ट
इफेक्ट अगर देखिए कि ये सिंगल, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम मिलेगी, इसमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम मिलेगी, लेकिन अगर दोनों गए हैं तभी आपको सेम पेरेंट वाली जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, जो कि बहुत ही कम होता है। मोस्टली जो फाउंडर इफेक्ट के कारण, बॉटल इफेक्ट के कारण जो मिलता है वो ये दोनों पॉपुलेशंस हैं। As a result of the loss of genetic variation, the new population may be distinctively different. श्योर है? फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें और इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ना के बराबर है ना? बोथ जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली डिस्टिंक्टिव होंगे फ्रॉम द पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ डिराइव्ड, and in extreme cases the founder effect is thought to lead to the speciation and subsequent evolution of the species. तो ये जो फाउंडर इफेक्ट हो रहा है, बॉटल इफेक्ट हो रहा है, इसका आफ्टर में क्या है, उसका जो आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि इट विल लीड टू स्पेशिएशन और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो नए स्पीसीज का अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो क्या वहाँ पे जीन पूल में चेंजेस आ रहे हैं? तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ वहाँ पे लागू होगा क्या? नेवर। ओके, तो ये फाउंडर इफेक्ट था। अब दूसरा हम लोगों ने देखा नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। जो थियरी जितने भी हम लोगों ने ये पढ़ा फैक्टर्स, इसमें क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गए, पॉपुलेशन बॉटलनेक हमने पढ़ लिया, थर्ड वन इज फाउंडर इफेक्ट भी पढ़ लिया, एंड नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन, मेट चॉइस, असॉर्टेटिव मेटिंग, ये सब। तो सबसे पहले हम इसमें से अब देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन को। नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही सिंपल से वे में आप डार्विन्स क्या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़े होंगे। क्योंकि हम लोग का फोकस यहाँ हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन को बहुत शॉर्ट नट में पढ़ते हैं। 5 की इसमें ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जल्दी से बता भी दें कि उन्होंने डार्विन फिंचेस पे भी काम किया था, फिंचेस में काम किया, और उसमें उन्होंने बताया डार्विन फिंचेस गैलापागो आइलैंड में जो उसके फाउंडर पॉपुलेशन था, इसी को हम लोग बोले हैं स्टॉक स्पीसीज, ठीक है। और अडेप्टिव रेडिएशंस हुए। तो ये जो स्टॉक स्पीसीज था जो साउथ अमेरिका में मिलता था, इसके पिंचेस ब्लैक बर्ड हुआ करते हैं, और ये कैसा था? सीड ईटर था मेनली। जो स्टॉक स्पीसीज है वो सीड ईटर है, राइट। और यही गैलापागो आइलैंड्स पे 2022 गैलापागो आइलैंड पे जा कर के अडेप्टिव रेडिएशंस हो गए वहाँ। अडेप्टिव रेडिएशन एक वर्ड है जो सन से लिया गया है, कि जैसे सन में जो रेडिएशंस होते हैं ना, सन एक स्टॉक स्पीसीज की तरह है और इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होते हैं। उसी तरीके से स्टॉक स्पीसीज अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में जा कर के अलग अलग स्पीसीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ कोई सीड ईटर ही रहा, कोई इंसेक्ट ईटर बन गया, कोई फ्रूगीवोरस बन गया, कोई कॉप्रोफेगस बन गया। मतलब ये सब का जो फीडिंग हैबिट्स है वो चेंज हुआ, उनके बिक्स के शेप एंड साइज चेंजेस हुए, क्लॉज के शेप एंड साइज चेंजेस हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो ये और HMS बिगल से डार्विन साहब वहाँ पहुँचे थे, राइट। चलिए, डार्विन्स के बारे में ये पूछा जाता है कि किनके साथ मिलकर के, या तो उन्होंने अकेले या किसी के साथ मिलकर के ये डार्विन फिंचेस के बारे में बताया। तो अल्फ्रेड वैलेस जो थे, उनके साथ मिलकर के इन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को दिया था। तो उसमें जो 5 की ऑब्जर्वेशंस थे थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, वो क्या थे कि इन ईच जनरेशन पॉपुलेशंस प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन देयर आर एडल्ट्स। जितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं वो उनमें इमेंस कैपेसिटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल। इमेंस कैपेसिटी होती है कि वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, लेकिन पॉपुलेशंस डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज। क्यों? क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं यानी कि
वहाँ पे क्या होगा, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वहाँ लागू होगा और इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस इम्पोज होंगे कि भाई आप नंबर अगर ग्रो कर लेते हो तो उतने रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे यूटिलाइज करने के लिए। तो वहाँ रिसोर्सेज के लिमिटेशंस के कारण खुद में कंपटीशन होंगे तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होगा, और जो सर्वाइव नहीं करेगा वो क्या होंगे, वाइप्ड आउट हो जाएंगे। और तो यही बता रहा है कि जो वाइप्ड आउट यानी कि इमेंस पोटेंशियल है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे लेकिन टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि अंदर में कंपटीशन होंगे और कुछ पॉपुलेशन के मेंबर्स वाइप्ड आउट होते जाएंगे। दैट्स व्हाई पॉपुलेशन डू नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज। ठीक है। और फूड ये जो किसके कारण हो रहा है, रिसोर्सेज के लिमिटेशन के कारण, दैट इज फूड एंड मेनी अदर सोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन compete फॉर रिसोर्सेज, एंड ये भी है। दूसरा केस ये है कि इंडिविजुअल्स विद इन ऑल पॉपुलेशन वैरी एंड मेनी वेरिएशंस आर हेरिटेबल। पॉपुलेशन के जीन पूल में वेरिएशंस आते रहेंगे। ठीक है। और जो भी इन्वायरमेंट उस जीन को, नए जीन को फेवर करेगा, नए जीन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को फेवर करेगा, और फिर वो पॉपुलेशन सेलेक्टिवली ग्रो होगा। जिस जीन और जीन को इन्वायरमेंट फेवर नहीं करेगा वो धीरे धीरे वहाँ से वाइप्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो नए वेरिएशंस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ कंटेन करने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है दे विल सर्वाइव। ओके, सम इंडिविजुअल्स will inherit characteristics that give them a better chance of surviving and reproducing, और ये better chance हो मिलते मिलते फिर क्या होगा, it leads to over the time। देखिए कंपटीशन के बाद जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट में कुछ अलग तरह के गुण होंगे, नए गुण होंगे जो उनके पेरेंट्स से उनको अलग करता है। यहाँ वेरिएशंस के बाद भी कुछ नए गुण वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए, और अल्टीमेटली ये इन्फेरेंसेस जो है क्या कहता है कि ओवर द टाइम द पॉपुलेशन चेंजेस एज एडवांटेजियस हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम मोर कॉमन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, और फिर क्या होंगे, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये मेरा थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। तो नए स्पीसीज का फॉर्मेशन अगेन इसमें हो जा रहा है, तो क्या ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर हुआ या नहीं हुआ? यस, पॉपुलेशन को चेंज कराने में ये मदद करता है, जो इसके कारण हम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में इसको प्रोहिबिट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा। जीन, देखिए नेचुरल सिलेक्शन भी अल्टीमेटली अच्छे जीन वाले ऑर्गेनिजम्स को, जो कि अच्छे जीन कहने का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन को फुलफिल करे, वैसे ही जीन कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में मदद कराता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि कुछ फेवरेबल कंडीशन वाले जीन्स बाहर से बेनिफिशियल जीन्स आ गए, कुछ जो फालतू के जीन है वो टूट करके हट गए सेगमेंट के रूप में ही। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे पहला ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, इसको हम लोग माइक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीन लेवल पे हो रहा है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन को मैक्रो इवोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्मिक और स्पीसीज लेवल पे हो रहा है। फाइंड इट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर को हम लोग, ये मैकेनिज्म कैसा है, जो कि माइक्रो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, और थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मैक्रो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम एट ए स्मॉल स्केल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अचानक से रैंडम सिलेक्शन, बाई चांस, है ना। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, सडन चेंज ही। तो ये जो चेंजेस आएंगे ना जेनेटिक ड्रिफ्ट का, ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे होंगे, चूंकि माइक्रो इवोल्यूशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होंगे, अचानक से होंगे। बट नेचुरल सिलेक्शन इट कॉजेज चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम एट अ लार्ज स्केल इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत लंबे समय में ये मिलता है। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्टली सीन इन स्मॉल पॉपुलेशंस, but natural selection it is seen in a large population, right? Genetic drift can result in the loss of rare alleles and can decrease the size of gene pool, को decrease कर सकता है, लेकिन
यहाँ जो नेचुरल सिलेक्शन में है, यहाँ पे क्रिएशन ऑफ बेनिफिशियल एलील्स होंगे एंड द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एलील्स होंगे एंड कैन बोथ इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द जीन पूल ऑफ मेनी पॉपुलेशंस एज अ होल। यानी कि यहाँ जीन पूल जनरली जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपके जीन पूल डिक्रीज करेंगे साइज में, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में जीन पूल या तो इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, genetic drift occurs randomly or by chance due to sampling error in a population। सैम्पलिंग एरर के कारण होगा, भी हो सकता है, बट इट अकर्स व्हेन द सेलेक्टिव प्रेशर ऑफ नेचर एक्ट्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म। सेलेक्टिव प्रेशर ऑफ नेचर यानी कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो वहाँ पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स पे, स्पेसीज पे भी ये फोर्स इम्पोज कर रहा है कि आप भी सिलेक्शन प्रेशर के कारण चेंज हो। अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप चेंज नहीं होगे उसके अकॉर्डिंग, यू विल बी वाइप्ड आउट। Genetic drift, it needs other factors like gene flow, mutation, natural selection to cause adaptation in an organism, ठीक है, and the effect of natural selection alone can cause the adaptation in an organism। नेचुरल सिलेक्शन, एक्चुअली जब नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं ना तो उसमें ये सब के सब निहित होंगे। कौन कौन? ये जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब के सब उसमें निहित हैं, राइट। It cannot cause speciation. Genetic drift cannot cause speciation, but natural selection can cause speciation over time, right? Genetic drift, its occurrence can be harmful or beneficial to the organism, but natural selection, it brings only beneficial changes or adaptations in a living organism। Okay, genetic drift is random and based on luck, as we know। सडन चेंज है तो क्या है, बेनिफिशियल जीन्स जा रहे हैं या जो हार्मफुल जीन्स आ रहे हैं, ये सब लक पे डिपेंडेंट हैं। बट नेचुरल सिलेक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, राइट। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन प्रेशर ऑन द ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन प्रेशर के कारण हो सकता है, बट in natural selection, natural selection is a broader term that occurs due to successive repetition of many genetic drifts along with gene flow events or mutations happening over time, right। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन दोनों है, लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होगा, पॉजिटिव सिलेक्शन ही होता है नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट उसको बोलेंगे यहाँ पे। एंड देयर आर यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होगा, डायरेक्शनल, स्टेबिलाइजिंग एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। और ये बहुत ही कॉमन है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये डायरेक्शनल और डिसरप्टिव और स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, ठीक है। देखिए, इसको हम पहले इस एक डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करते हैं। हुआ क्या, बस एक सिंपल से एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, और वन एक्सट्रीम ट्रेट और अदर एक्सट्रीम ट्रेट के अगेंस्ट होता है। देखिए, पहले मेरा ये था पॉपुलेशन और बाद में पॉपुलेशन ये हो गया, देन व्हाट डज इट मीन, ठीक है। हाँ, इसके क्या मीनिंग है, तो देखिए कहता क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल है, लॉन्ग विगली टेल लुक लाइक अ स्नेक एंड स्केयर प्रीडेटर्स। ये जो विगली टेल लॉन्ग है तो ये क्या करेगा, स्नेक की तरह दिखता है और प्रीडेटर को स्केयर कर देता है। सो द लॉन्गर द टेल द मोर इट लुक्स लाइक अ स्नेक, है ना। और ये प्रीडेटर से बचेगा तो इसका पॉपुलेशन का साइज बढ़ते जाएगा और ये प्रे के रूप में यूज़ होते होते इसकी फ्रीक्वेंसी घटते चली जाएगी, जो कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के केस में भी आप देखते हैं, राइट। तो यानी कि सॉर्टर वाला जो है सिलेक्शन इसके अगेंस्ट हो गया
और लॉन्गर टेल वाले विगल टेल लॉन्ग विगली टेल वाले का सिलेक्शन हाई हो गया। तो आफ्टर सिलेक्शन ये पॉपुलेशन रहेगा, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये आपका ओरिजिनल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो दिस इज डायरेक्शनल, एक जगह से दूसरे शॉर्टर टेल वाले से लॉन्गर टेल वाले की तरफ शिफ्ट कर गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन, राइट। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है? तो सिलेक्शन अगेंस्ट बोथ एक्सट्रीम्स, यानी कि देखिए मॉडरेट रेट वाला जिंदा रहेगा और बोथ एक्सट्रीम केस वाला मर जाएगा जनरली, या फिर एक्सटिंक्ट आउट हो जाएंगे। शॉर्ट टेल मेस अप द कैट्स बैलेंस एंड लॉन्ग टेल ड्रैग ऑन द ग्राउंड, मीडियम टेल्स आर बेस्ट। शॉर्ट टेल है, जानते हैं हम, इवन मंकीज वगैरह में भी पढ़ते हैं कि उसका जो टेल है ना वही बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम होता है। और यहाँ जो है अगर कैट है तो उसका जितना शॉर्ट टेल होगा उसका बॉडी बैलेंस उतना ही कम होगा। और अगर टेल यानी कि टेल शॉर्ट है वो भी मेरे लिए काम का नहीं है, टेल बहुत लंबा है तो जब वो दौड़ेगी तो वो सरफेस पे ड्रैग होते जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस होगा, झूठ मूठ का स्पीड इसका घटेगा, एनर्जी वेस्ट होगा, ठीक है, और प्रे को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये भी इन्वायरमेंट इसको भी अलाउ नहीं करेगा। बट जो मीडियम टेल्ड है ना वो क्या करेगा कि बॉडी बैलेंस भी अच्छा करके रखेगा, स्पीडली वो दौड़ेगा और अपने प्रे को आसानी से कैच करेगा। सो यहाँ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है कि शॉर्ट और लॉन्ग वाले को छोड़ करके ना मीडियम वाले को सिलेक्ट कर रहा है, राइट, मीडियम वाले को सिलेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एंड द थर्ड वन इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या हुआ ना कि इसी का ठीक उल्टा है, स्टेबलाइजिंग का ठीक उल्टा आप मान लीजिए। क्या है कि पहले कभी मिडल वाला जो था वो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन वाला जो है ना वो ज़्यादा बेहतर हो गया। यहाँ दोनों एक्सट्रीम पोजीशन वाले ख़त्म हो गए, ठीक है, और मिडिल पोजीशन वाले अपने आप को स्टेबलाइज कर लिए। ठीक इसके उल्टे डिसरप्टिव सिलेक्शन में जैसे शॉर्ट टेल हेल्प्स कीप प्रीडेटर्स फ्रॉम catching you on the ground. Short tails help keep predators from catching you on the ground. Long tails are good for balance in the trees and medium tails don't help. ठीक है, शॉर्ट टेल वाला क्या हुआ कि प्रीडेटर से ये जल्दी से एस्केप करने में इसको मदद करता है, तो ये बच जाएंगे। लॉन्ग टेल होंगे तो क्या होंगे कि ये बॉडी के बैलेंस को अच्छे से बना के रखता है। लेकिन जो मीडियम टेल्ड होंगे ना वो बहुत ज़्यादा रनर फास्ट भी नहीं होंगे और वो बॉडी बैलेंस भी नहीं बनेगा, तो वो प्रीडेटर के हत्थे जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मीडियम था ना ये सिलेक्शन अगेंस्ट हो गया, बोथ एक्सट्रीम पे हो गया और मॉडरेट ट्रेट्स के अगेंस्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन। होपफुली ये डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन समझ में आया होगा। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ दूसरे अर्थ में दिखा दिए हैं, फिटनेस के अर्थ में दिखाए हैं कि इफ इंडिविजुअल्स, स्टेबलाइजिंग में क्या हुआ कि इफ इंडिविजुअल्स क्लोज टू द मीन हैव द हाईएस्ट फिटनेस। स्टेबलाइजिंग में आप देखिए पीछे मीन में, स्टेबलाइजिंग में क्या है, जो मीन में है उसका हाईएस्ट फिटनेस है ना। चलिए, एंड द मीन डज नॉट चेंज बट वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। क्वेश्चन ये पूछेगा ये मीन का जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन वेरिएशंस इसमें क्या हुए और रिड्यूस हो गया। वेरिएशंस यहाँ से यहाँ तक था, अब वेरिएशन का पोर्शन रिड्यूस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गए, राइट। नेक्स्ट इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमने पढ़ा क्या, इफ इंडिविजुअल्स एट वन एक्सट्रीम हैव द हाईएस्ट फिटनेस। अब देखिए पीछे में, सॉरी, वन हाईएस्ट फिटनेस अब मेरा किस में आ रहा है, लॉन्ग टेल वाले में। शॉर्ट टेल वाले में फिटनेस की कमी है तो ये सिलेक्शन डायरेक्शन में आ गया, शॉर्ट टेल टू लॉन्ग टेल। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। एंड देयर इज एन इवोल्यूशनरी ट्रेंड टुवर्ड्स दैट एक्सट्रीम। और हम जनरली देखते क्या है कि इवोल्यूशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, किसी किसी केस में रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी इवेंट्स आर प्रोग्रेसिव इवेंट्स, राइट। Next is the disruptive. If individuals at both extreme have high fitness,
हमने क्या देखा, एक्सट्रीम पे ही हाई फिटनेस है, लेकिन मिडल साइज वाला जो है वो क्या है, मॉडरेट ट्रेट वाला क्या है, वो एनवायरमेंट के अनुकूल नहीं है, राइट। तो if individuals at both extremes have high fitness and variation in the population is increased and the bimodal pattern may result, क्यों, क्योंकि दो एक्सट्रीम पोजीशन इसमें आगे बढ़ रहे हैं, यानी बाई मॉडल पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। चलिए, तो हम लोग ये भी पढ़ लिए। नेक्स्ट जो मेरा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड मेट चॉइस। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मेट चॉइस क्या होता है? इट इज ए one of the primary mechanism under which evolution can occur, और कैसे it is characterized by a selective response by animals to particular stimuli. Mind it, mate choice को कैसे characterize करेंगे? Selective response by animals to particular stimuli which can be observed as behavior, behavioral pattern को देख करके। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। In other words, before an animal engages with a potential mate, they first evaluate various aspects of that mate which are indicative of quality and such as the resources or phenotypes they have, and evaluate whether or not those particular traits are somehow beneficial to them. तो वर्ड के उलझन में ना जाकर के डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। देखिए, लेट मेकिंग जो है ना, यह इसमें आपको हाईली विजिबल होगा क्या, मेट चॉइस का पैटर्न, ठीक है। ब्लैक ग्रॉस यहाँ पे क्या है, देखिए, लेट मेकिंग का मतलब, लेक मेटिंग का मतलब क्या होता है ना, लेक का मतलब ये होता है ना कि एग्रीगेशन ऑफ मेल एनिमल्स एक जगह एग्रीगेट होंगे। जैसे कि कभी हम लोग पुराने ज़माने में स्वयंवर रचाने की कहानी आप सुनते होंगे, रामायण महाभारत काल में स्वयंवर रचना। तो कहीं राजा की राजकुमारी है, उसके लिए स्वयंवर रचा गया है, कई देश प्रदेश के राजकुमार आए हैं और उनमें से किसी एक को वो राजकुमारी पसंद करेगी, ठीक है। तो कैसे पसंद करना है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स, सर्टेन क्वालिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेट चॉइस। उसमें से पसंद करके चुनना, यानी कि मेरे लिए मेट का जो होगा वो चॉइस मेरे ऊपर है कि हम कैसे मेट को सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो लेक मेटिंग उसी को बोलते हैं कि एक जगह पे क्या होगा कि बहुत सारे मेल एनिमल्स वहाँ एग्रीगेट होंगे टू इंगेज इन खास करके कम्पिटिटिव डिस्प्ले एंड कोर्टशिप रिचुअल को वो शो करेंगे, उसी को बोलते हैं लेकिंग। माइंड इट, a lake is an aggregation of male animals gathered to engage in competitive display and courtship ritual known as laking to entice visiting females which are surveying for prospective partners to mate with, right? वो prospective partner को सर्च कर रही होती है, उसको इंटाइस करने के लिए, रिझाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लेट मेकिंग। यहाँ पे आप देखेंगे एक पिक्टोरियल हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ब्लैक ग्रॉस मेल्स गैदर इन अ क्वैगमायर। क्वैगमायर क्या होता है? एक सॉफ्ट वेट एरिया होता है या मार्शी लैंड होता है, ऑफ लैंड दैट हैज लॉट्स ऑफ मड, एंड द फीमेल्स देन अराइव एंड ऑब्जर्व द मेल बिफोर चूजिंग वन। उसमें से फीमेल किसी एक, सब सारे मेल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेगी और किसी एक मेल को वो सेलेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मेट चॉइस। सो मेट चॉइस क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेलेक्टिव रिस्पॉन्स बाय एनिमल्स टू पर्टिकुलर स्टिमुली, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एज बिहेवियर। ओके, तो हमने ये मेट चॉइस का तो एक डेफिनेशन पढ़ा, हमने इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजी पढ़े, दैट इज कॉल्ड लेट मेकिंग क्या है, क्वैगमायर क्या है, ये चीज़ आपने पढ़ा। व्हेन mates of similar phenotype choose one another, it is known as positive assortative mating। याद करिए, मेट चॉइस के बाद जो मेरा जो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर था वो क्या था? assortative mating था। When mates of similar phenotypes choose one another, it is known as positive assortative mating, and mates of dissimilar phenotypes undergo negative assortative mating। ओके, dissimilar phenotypes जो होंगे undergo negative assortative mating। Positive assortative mating differs from inbreeding
in being focused on phenotype rather than relatedness। बस फिजिकल फिटनेस को देख करके वो पॉजिटिव एसोर्टेटिव मेटिंग वहाँ पे मिलता है। एंड इन बोथ केसेस द इफेक्ट इज लिमिटेड टू द जीन्स that influence the phenotype and its impact on the overall population is limited by the mating that is otherwise random। okay, this is the mate choice। अब दो टर्म इसमें आता है। देखिए, हम लोग बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये मैंने कहा क्या बताया कि ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ना, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स वर्ड के लिए भी है। तो ये इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स दोनों एक दूसरे सबसे ये इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ टर्मिनोलॉजी में उलझने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में क्लियर कट आइडिया रखना है। क्या होता है एसोर्टेटिव मेटिंग एंड सेक्सुअल सिलेक्शन। फर्स्ट, एसोर्टेटिव मेटिंग क्या हुआ? स्पेसिफिक फिनोटाइप्स मेट विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है कि a big individual may only mate with another big individual। a simpler to comprehend अगर हम कहें कि एक हिंदू जो है ओनली हिंदू से मैरी करना चाहता है। ठीक है, तो हियर द सिलेक्शन बेसिकली इज अ सेपरेशन। A specific phenotype mate implies that only a specific type of offsprings are produced by the different types of pairing and other types of offsprings are being excluded। अब क्या हुआ यहाँ? एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है। एक लंबा लड़का एक लंबी लड़की से शादी करना चाहता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड एसोर्टेटिव मेटिंग। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है? आप सपोज करिए कि एक हिंदू से मैरी करना चाहता है। ठीक है, तो एक हिंदू लड़की एक हिंदू लड़के से मैरी करना चाहता है। वहाँ पे ऑप्शन है, कैसा? लड़का में भी ऑप्शन है कि पैसे वाले हैं या नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे एक हिंदू लड़की को दो हिंदू लड़का मिले जिसमें कि एक बहुत पैसे वाले हो और एक दूसरा पैसे वाले नहीं हो, देन डेफिनेटली शी विल गो फॉर दैट वेरी पर्सन, दैट रिच पर्सन को वो सेलेक्ट करेगी। कारण, क्योंकि तब वह डेफिनेटली उनके दिमाग में क्या आएगा कि भाई ठीक है, आफ्टर मैरिज व्हाट विल बी आवर फ्यूचर और व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का फ्यूचर वहाँ ज़्यादा सिक्योर है जहाँ मनी है। राइट, सो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल सिलेक्शन। एसोर्टेटिव मेटिंग में मतलब कि मेरा चॉइस है कि हम कैसे से शादी, हम लंबे हैं तो लंबे से शादी करना चाहेंगे, गोरे हैं तो गोरे से शादी करना चाहेंगे, हिंदू है तो हिंदू से शादी करना चाहेंगे। लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन में क्या हुआ कि अब उसके अंदर के क्वालिटीज़ को हम लोग देख रहे हैं। राइट, सो सेक्सुअल सिलेक्शन में हमने क्या बताया कि मेट चॉइस इज बेस्ड ऑन हाउ डोमिनेंट द ट्रेट ऑफ द मेट इज। फॉर एग्जाम्पल, अ हिंदू विल ट्राई टू मैरी अनदर हिंदू, ट्रू, but given the choice between the rich Hindu and a poorer one, the rich one will be chosen, as there is a better chance that the need of the offspring produced of such a bonding will be better looked after। Okay, so mind it, my dear students, what will be the difference between assortative mating and sexual selection। Next, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन क्या है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम लोग जीन फ्लो को ही जीन माइग्रेशन भी बोलते हैं और एलील फ्लो भी बोलते हैं। ये क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। राइट, जीन फ्लो इज एन important mechanism for transferring genetic diversity among populations। okay, and migrants change the distribution of genetic diversity within the population by modifying the allele frequencies। the proportion of members carry a particular variant of a gene, उसको हम लोग allele frequency बोलेंगे। and for this reason gene flow has been thought to constrain speciation। जीन का फ्लो अगर हो रहा है, जीन माइग्रेट कर रहा है या एलील का फ्लो हो रहा है, देन जीन पूल में चेंजेस होंगे, जीन पूल में वेरिएशंस आएंगे, तो वो डेफिनेटली इट विल लीड टू स्पेशिएशन और इवोल्यूशन। ठीक है, बाय कंबाइनिंग द जीन पूल ऑफ द ग्रुप।
ओके, तो ये जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन और एलील फ्लो एक ही टर्म है, और ये इसको भी हमने एक उदाहरण के लिए यहाँ एक पिक्टोरियल डायग्राम दिया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी के बीच में। ओके, तो इसको भी हमको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको रोकना होगा, इस इन्फ्लुएंशियल फैक्टर को। ओके, जीन फ्लो हो गए। नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट मियोटिक ड्राइव। ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्राजीनोमिक कॉन्फ्लिक्ट। जीनोम के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है ये। या यूं कहिए कि ये पॉलिटिक्स है। कैसा पॉलिटिक्स? कि जो काबिलियत नहीं रखेगा जीन, या कुछ जीन ऐसे हैं अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गए तो सिलेक्शन प्रेशर में उनको चेंज होना है, या फिर उनको एक्सटिंक्ट हो जाना है, या फिर नए सिलेक्शन प्रेशर के लिए वो कामयाब जीन नहीं है, उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे, फिर भी आला कमान उस जीन को भेज देगा वहाँ। नहीं नहीं, जाओ ये काम करेगा। तुम काबिलियत रखने वाले जीन को, यानी कि उसमें उस नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम करने वाले जीन को न भेज करके जो उससे लेस इफिशिएंट जीन के सेट हैं उनको वो आगे बढ़ा देना। दैट इज कॉल्ड मियोटिक ड्राइव। ठीक है, हमने यहाँ पे मियोटिक ड्राइव को एक पिक्टोरियल डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, कैसे स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए, लेकिन अगर oogenesis होता है तो 4 जो आपके एग फॉर्मेशन होते हैं उसमें से एक ही वो सर्वाइव करता है, 3 को मार देते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मियोटिक ड्राइव। ठीक है, कि वहाँ पे या तो मियोसिस को फेल करा देंगे, या फिर अगर हो भी जाता है तो 3 को हम लोग हटा देंगे, डिग्रेड कर देंगे, सिर्फ एक को वहाँ जिंदा रखेंगे। ओके, तो मियोटिक ड्राइव इज अ टाइप ऑफ इंट्राजीनोमिक, जीनोम के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, वेयर बाई वन और मोर लोकाई विद इन अ जीनोम will effect a manipulation of the meiotic process in such a way as to favor the transmission of one or more allele over another। फेवर करना, कुछ एलील को फेवर करना रिगार्डलेस ऑफ इट्स फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इन दैट वेरी इन्वायरमेंट। भले ही उसका फेनोटिपिक एक्सप्रेशन ठीक ठाक हो या नहीं हो, लेकिन उसी को फेवर करके हम अगले जनरेशन में उसको ट्रांसमिट करा दिए। ओके, so more simply, meiotic drive is when one copy of a gene is passed on to the offspring more than the expected 50% of the time। जनरली 50% हमको क्या करना है, उसमें पास कराना है, लेकिन फेवर करके 50% से ज़्यादा उसको पास करा दिए। ठीक है, meiotic drive generally causes the preferential segregation of a small region of the genome। Examples are selfish drive gene, mind it, selfish drive genes in rodent and flies। ये meiotic drive का नतीजा है। These drive systems could play important role in the process of speciation। For instance, the proposal that hybrid sterility, और ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी का रूल किसने दिया था, इसको याद रखिएगा, हार्डन का रूल है ये। हाइब्रिड स्टेरिलिटी may arise from the divergent evolution of sex chromosome, drivers and their suppressors। ओके, तो ये meiotic ड्राइव होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट का चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक हिच हाइकिंग। इसी को हम लोग देखिए जेनेटिक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। माइंड इट, हमने पीछे पढ़ा जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे पहला, और हिच हाइकिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक ड्राफ्ट या फिर हिच हाइकिंग इफेक्ट इज when an allele changes frequency not because it itself is under natural selection but because it is near another gene that is undergoing a selective sweep and that is on the same DNA chain। जेनेटिक हिच हाइकिंग को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आप कैसे समझोगे जेनेटिक हिच हाइकिंग? बस देखिए क्या है कि ये जीन का सेट है, इस पे 1 2 3 4। अब ये क्या किया कि ये 3 जो है ना भागने में बहुत एक्टिव है, इसकी ये एक्टिव है, और ये तीनों का तीनों सेट भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से।
टूट के, तो यहाँ से ना टूट करके ये यहाँ से टूट गया। देखिए, तो भागने की टेंडेंसी इन तीनों में है, लेकिन उसके आड़ में चपेट में चौथा भी आ गया, हिच हाइकिंग, मतलब उसी के साथ चूंकि लगा हुआ है तो वो भी इन्फ्लुएंस में आ गया। जैसे क्या है, स्कूल क्लासेस में आप देखे होंगे, टीचर नहीं आए, एक बच्चा हल्ला कर रहा है, और जैसे ही टीचर आए तो लगा पूरा क्लास हल्ला कर रहा है, उस एक बच्चे के कारण दूसरा बच्चा भी मार खा गया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड हिच हाइकिंग। ठीक है, कोई एक चोर है, चोरी किया, बाद में वो पता चला कि चोर है, अपने ग्रुप में घूम रहा है दोस्तों के साथ, जो कि चोर नहीं है बाद बाकी, अगर वो पकड़ाता है तो उसके पूरे ग्रुप को पकड़ के ले लिया। दैट इज हिच हाइकिंग। तो यहाँ वही है कि क्या हुआ कि एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नेचुरल सिलेक्शन में नहीं, मतलब इस एलील की फ्रीक्वेंसी नेचुरल सिलेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, किसके कारण हो रही है, बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 3 जीन्स। ठीक है, इस 1 2 3 जीन्स के कारण, सेलेक्टिव स्वीप के कारण, ये 4th जीन की भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो ये क्या हुआ, जेनेटिक हिच हाइकिंग का या जेनेटिक ड्राफ्ट का केस हुआ। ठीक है, when one gene goes through a selective sweep, any other nearby polymorphisms that are in a linkage disequilibrium will tend to change their allele frequencies too. In contrast, effects on a neutral locus due to linkage disequilibrium with newly appeared deleterious mutations are called background selection, उसको बोलते हैं। ठीक है, and both genetic hitchhiking and background selection are stochastic। इस वर्ड को भी हमने बहुत अच्छे से पिछले कई क्लासेस में पढ़ा है, स्टोकास्टिक रैंडम चेंजेस को बोलते हैं, एंड ये इवोल्यूशनरी फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगे, स्टोकास्टिक इवोल्यूशनरी फोर्सेस एक्ट करेंगे लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट, और अल्टीमेटली ये इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होगा, अल्टीमेटली जीन पूल में चेंजेस लाएंगे, अल्टीमेटली स्पेशिएशन कराएंगे, अल्टीमेटली इवोल्यूशन कराएंगे। तो इसको भी हमको हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ को इम्प्लीमेंट करने में से पहले रोकना होगा। राइट, चलिए, जेनेटिक हिचहाइकिंग हो गया, एंड द लास्ट वन इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एंसेस्ट्री। ठीक है, क्लोज रिलेटिव के बीच में मेटिंग होना, दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, और वेरी कॉमन इन स्मॉल पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एक तो पॉपुलेशन स्मॉल है, इनब्रीडिंग हो रहा है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होंगे, जैसे वेरी फर्स्ट में हमने बॉटलनेक इफेक्ट की बात की वहाँ पे। तो इनब्रीडिंग इंक्रीजेज द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोसिटी which enhance the chance of offspring being affected by recessive or deleterious trait। ठीक है, offspring being affected by recessive or deleterious traits, and it creates lot of genetic disorder like hemophilia, cystic fibrosis, सिकल सेल अनेमिया एंड सो ऑन। ये बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जो भी रेसेसिव कैरेक्टर वाले जीन हैं, अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये सब के सब को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, और ये इनब्रीडिंग हम जानते हैं कि आउटब्रीडिंग के टोटली अपोजिट है। अब ये प्लेटफॉर्म नहीं है आउटब्रीडिंग पढ़ने को, जेनेटिक्स में हम लोग ये आउटब्रीडिंग और वो बायोटेक्नोलॉजी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली यूज्ड इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, लाइक लाइव स्टॉक के सेलेक्टिव ब्रीडिंग में इसको यूज़ करते हैं टू इस्टेब्लिश न्यू डिज़ायरेबल ट्रेट्स इन द स्टॉक, एंड इन लाइव स्टॉक रिडक्शन ऑफ लिटर साइज एंड फर्टिलिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कि लिटर का साइज़ और उसके फर्टिलिटी को रिड्यूस करना है। जनरली इनब्रीडिंग जो है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही लाता है, जैसा कि हमने यहाँ बताया, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, जैसा कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इनब्रीडिंग का अभी तक हमको मिला ये कि फास्टेस्ट रेसिंग डॉग्स कम फ्रॉम होमोजाइगोसिटी। रेसेसिव कैरेक्टर है, और जैसे ही ये होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, डॉग्स बिकम फास्टर बाय जीन्स। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे ही वो फास्टर होंगे। राइट, तो ये इनब्रीडिंग। नाउ कहना ये है, एक ड्राफ्ट हमने पढ़ा, जेनेटिक हिच हाइकिंग,
तो जेनेटिक ड्राफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस है आप समझ सकते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट जो है रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ड्राफ्ट में क्या हुआ कि एक भाग रहा है और दूसरे को भी लेके भाग गया, ठीक है, तो वो ड्राफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट भी क्या है, अचानक से सडन चेंज ही है। तो दोनों के केस में इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस यानी इवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे, दैट इज दे एक्ट स्टोकास्टिकली एंड in a way that is not correlated with selection at the gene in question. Drift क्या हुआ? It is the change in the frequency of an allele in a population due to random sampling in each generation. Mind it, random sampling in each generation के कारण. But draft is the change in frequency of an allele due to the randomness of what other non-neutral allele it happens to be found in association with. रैंडम सैम्पलिंग के कारण जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, लेकिन अगल बगल वाला जीन कितना कितना रैंडमनेस शो कर रहा है उस पर ये ड्राफ्ट से वो क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट कहलाएगा। करेक्ट। तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ड्राफ्ट का केस हो गया। अब जो है ये नेक्स्ट क्लास में देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है ना वो एक क्लोज पॉपुलेशन में होना चाहिए। पॉपुलेशन की डायनेमिक्स उसके स्टेडी कांस्टेंट एंड स्टेडी होने चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। चेंजेस लाने वाले जो फैक्टर हैं, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं, उनको रोकना होगा। और हमने जितने भी अभी फैक्टर्स पढ़े वो सब चेंज लाने वाले हैं, उन सबको रोक दिए। रोक देंगे, हमारा पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गया। बहुत पीछे से बहुत कम लंबे समय से उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। लिविंग फॉसिल का जो नाम सुनते हो उस तरह के पॉपुलेशन है कि जो शुरू में थे वैसे ही अभी हैं, राइट। जब इन सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स को हम रोक लिए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का, हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी जीन फ्रीक्वेंसी जानने की कोशिश करेंगे, जेनेटिक मेकअप जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले हमको क्या करना है कि पॉपुलेशन को के डायनेमिसिटी को रोकना है, पॉपुलेशन को फिक्स कर देना है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर को रोक दिए। अब हम ये उसका इक्वेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जस्ट एक रिकैप देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ, बस ये हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड ना बहुत सारे ये सारे सब क्वेश्चंस करेंगे, पॉसिबल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें और जीन की फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू वेरी मच और होपफुली आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस इसमें आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, आप लोगों को इसमें मज़ा आया होगा। अगले क्लास में हम एक रिकैप के बाद इसके हार्डी विनबर्ग इक्वेशंस को देखेंगे कि कैसे इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन होते हैं और क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और उनको हम लोग अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। होपफुली आप लोग क्लास एंजॉय किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है देन हिट द बेल आइकन बटन एंड सब लाइक बटन दबाएं और क्लासेस जो हो रहे हैं उसके बारे में आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इसके लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और उसमें बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर टाइम पे सही समय पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कब कब क्लासेस किस किस टॉपिक के हो रहे हैं, और उसको सब्सक्राइब करें। एंड जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डेली लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, बहुत सारे टेस्ट एंड क्विजेज़ होते रहते हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे लाइव फ्री क्लासेस चलते रहते हैं, जैसे ये भी क्लास मैं फ्री ले रहा हूँ। और किसी तरह का सब्सक्रिप्शन उसमें जाने के बाद अगर आपको अनअकैडमी पे किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना है, लेट्स IIT JAM का ही ले लें, तो बट नॉट लिमिटेड टू IIT JAM ओनली, एनी टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो आप मेरा रेफरल कोड SB001 का इस्तेमाल कर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।